हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। ये टॉपिक ऐसा है जो स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से करें और क्या करें, कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारे की सारी रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगा कि कौन सी रिपोर्ट है और कौन सा संगठन उसे जारी करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। ये 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। सबसे पहली रिपोर्ट होती है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, दूसरी है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तीसरा है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट और चौथा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ILO का काम क्या है? देखो, ILO बना था 1919 में और तब से इसका काम है ट्राइपरटाइट। अब ये वर्ड क्या होता है ट्राइपरटाइट? मतलब 3 पार्टी, एक तो वर्कर यानी जो श्रमिक होते हैं, दूसरी पार्टी, पहली पार्टी इसमें होते हैं वर्कर, दूसरी पार्टी होते हैं इसमें एम्प्लॉयर यानी जो रोजगार देते हैं, और तीसरी पार्टी इसमें होती है सरकारें देश की, यानी कि गवर्नमेंट्स। तो ये एकमात्र संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राइपरटाइट है, यानी UN एजेंसी जितनी भी हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो यूनेस्को हो, जितनी भी UN एजेंसी हैं उसमें एक ही संगठन है जो 3 पार्टियों के साथ मिलकर काम करता है। जनरली ज्यादातर जो संगठन होते हैं वो सीधे सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की भी सुनता है और एम्प्लॉयर्स की भी सुनता है। तो 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है और इन चारों रिपोर्ट्स में बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट बताता है कि समाज के हर वर्ग में, खास तौर पे श्रमिक जो हैं, उनको कितनी सामाजिक सोशल सिक्योरिटी एक कंट्री में है। तो ये नज़र रखता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर, जैसे पेंशन स्कीम होती हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, या जो बीमा वाली स्कीम होती हैं सारी वो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। फिर ये रोजगार पे नजर रखता है, किस कंट्री में कितनी जॉबलेसनेस है, कितना रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जो रोजगार के लिए अपनी जगह जिन्हें छोड़नी पड़ी, यानी कि वो विस्थापित हुए। ये सब रिपोर्ट इसमें आती है। वर्ल्ड ऑफ वर्क और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, यानी किस कंट्री में जो वेज है वो कितनी मिलती है वर्कर्स को, और मेल और फीमेल के बीच में कहीं कोई डिस्पैरिटी तो नहीं है, कहीं मेल को बहुत ज़्यादा वेज मिलती है, फीमेल को बिल्कुल नहीं मिलती हो। तो ये सारी चीज़ें इन चारों रिपोर्ट्स में आती हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 4 रिपोर्ट है, आपको फोटो भी दिखा देता हूं। जैसे ये है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन पब्लिश करता है, सीधा क्वेश्चन आता है। फिर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, फिर है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट और फिर है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा संगठन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है इसका WIPO का। ये एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक। लेकिन अकेला नहीं करता, इसकी मदद करती है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD। INSEAD एक बहुत फेमस स्कूल है फ्रांस में, जो बिजनेस स्कूल है। तो INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की मदद लेता है, लेकिन संगठन इसमें सिर्फ एक है, वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये बताता है कौन सा कंट्री कितना इनोवेट कर रहा है, नई नई चीजें बना रहा है, नए नए उत्पाद, नई नई सेवाएं बना रहा है, जिसको इनोवेशन या नवाचार कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसकी अभिभावक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो, वर्ल्ड बैंक समझो, इससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है। कभी आपने ये वर्ड सुना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो 2 चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दोनों में क्या फर्क है? ग्रुप के अंदर बहुत सारे संगठन आते हैं, अगर प्रिसाइज बताऊं तो ग्रुप के अंदर 5 संगठन आते हैं, और इन 5 में से 2 संगठन को मिला के हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनको मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। ये 5 संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहले है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। IFC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और ICSID, यानी इंटरनेशनल कमेटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब अगर मैं ये 5 संगठन को मिला के बोलूं तो मैं बोलूंगा उसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG। परंतु अगर मैं इन 5 में से सिर्फ ऊपर वाले 2 ले लूं, जो मैंने रेड कलर में मार्क करे हैं, यानी कि IBRD और IDA, तो फिर इसको मैं बोलूंगा वर्ल्ड बैंक। यानी आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 2 आउट ऑफ 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप है।
कौन कौन से हैं ये दो? तो वर्ल्ड बैंक में दो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, एक तो आईबीआरडी और एक आईडीए। अब क्योंकि आईबीआरडी पहले बना था और आईबीआरडी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए कई बार हम आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक को इंटरचेंजेबली भी यूज करती हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि सिर्फ आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक नहीं है, बल्कि आईबीआरडी के साथ हमें आईडीए को भी रखना है। अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला काम होता है पूरे संसार से गरीबी खत्म करना। अगर आपसे पूछें वाइवा में भी, इंटरव्यू में भी, कि वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा काम क्या है, तो पूरी दुनिया से गरीबी खत्म करना। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 जो है, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। तो 17 में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है कि हमें दुनिया से पॉवर्टी खत्म करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है कि हमें दुनिया से भूखमरी यानी हंगर खत्म करनी है। तो आप देख सकते हैं कि दो हमारे सबसे जो इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, वो हैं गरीबी और भूखमरी को खत्म करना। तो पॉवर्टी को खत्म करने का काम है वर्ल्ड बैंक का। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो जो देश हैं, गरीब देश, उन्हें लोन देता है, या तो गरीब देशों को या विकासशील देशों को, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को। अब वर्ल्ड बैंक के दो टारगेट हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टारगेट क्या है? वर्ल्ड बैंक का पहला टारगेट ये है कि दुनिया से एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करो, यानी कि जो अति गरीब यानी बहुत ही ज्यादा गरीब, वो खत्म करो। तो वर्ल्ड बैंक का टारगेट ये है कि 2030 तक, क्योंकि 2030 वो साल है जब हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रियलाइज करना है, उनको अचीव करना है। तो 2030 तक दुनिया की ऐसी आबादी जो $1.25 से कम में जीती है एक दिन, $1.25 मतलब आप बोल सकते हैं लगभग 100 रुपए। तो दुनिया की वो आबादी जो 100 रुपए से कम पे जीती है, जिन्हें हम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं, उनकी परसेंटेज सिर्फ 3% कर दो दुनिया में। अभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो आबादी है पूरी दुनिया की, जो 100 रुपए से कम, वैसे हम क्योंकि रुपए नहीं बोलेंगे क्योंकि डॉलर में ही हमें रखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू जो है वो रुपीज के हिसाब से बदलती रहती है। तो रुपी में तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन डॉलर फिक्स रहेगा। तो डॉलर यानी $1.25। आपसे एग्जाम में कभी भी रुपी में नहीं आएगा ये डेटा, ये हमेशा डॉलर में ही आएगा। तो $1.25 से कम में अगर प्रतिदिन कोई जी रहा है, तो हम उसको बोलेंगे बहुत ज्यादा गरीब। और ऐसे गरीब लोगों की संख्या 2030 तक हमें 3% के नीचे करनी है। यह है वर्ल्ड बैंक का पहला टारगेट। वर्ल्ड बैंक का दूसरा टारगेट यह है कि दुनिया के जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है, यानी दुनिया के 40% सबसे गरीब जो लोग हैं, जो बॉटम 40% है, उनमें इनकम का विकास करो, यानी उनकी इनकम को बढ़ाओ। तो ये दो टारगेट हैं 2030 तक वर्ल्ड बैंक के। अब वर्ल्ड बैंक दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो आईबीआरडी और एक आईडीए। तो दोनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क बड़ा आसान है। आईबीआरडी क्या करता है कि जो मिडल इनकम कंट्रीज हैं, मिडल इनकम कंट्रीज जो हैं, उन्हें लोन देता है। और आईडीए जो बहुत ही ज्यादा गरीब देश हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब, उनको लोन देता है। यह सबसे बड़ा फर्क है। आईबीआरडी क्या करता है, जो मिडल इनकम या वो गरीब देश जो क्रेडिट वर्दी है, यानी जिनकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह अच्छी है, उनको लोन देता है, उनको एडवाइस देता है, उनको बताता है कि आप नए नए उद्यम कैसे शुरू करो, सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेसेस को सतत कैसे बनाओ, उनको लोन देता है, एडवाइस देता है, सारी मदद करता है उनकी। किनकी? जो मिडिल इनकम कंट्री है या वो पुअर कंट्री जिनकी क्रेडिट अच्छी है। और जो आईडीए है, ये आईबीआरडी को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी आईडीए आईबीआरडी की मदद करता है। याद रखिए, आईबीआरडी और आईडीए का एक ही ऑफिस है और एक ही स्टाफ है। दोनों ये ऑफिस को भी शेयर करते हैं, स्टाफ को भी शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईबीआरडी कहीं और है और आईडीए कहीं और है, बस इनके पर्पस अलग अलग है। और आईडीए क्या करता है, ये कंसेशनल टर्म्स में लोन देता है। कंसेशनल टर्म मतलब जो बिल्कुल या तो कम इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत अति गरीब देशों को आईडीए हैंडल करता है, तो या तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। और जो रीपेमेंट भी होगी वो 25 से 40 साल की होगी, यानी कि आईडीए गरीब देश को लोन देगा तो गरीब देश को वो बहुत लंबे समय में चुकाना होगा, 25 साल 40 साल, तब तक वो देश की जीडीपी वगैरह बढ़ जाएगी, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी और वो चुका पाएगा। और यही कारण होता है कि आईबीआरडी जो है उससे इंडिया को लोन आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को लोन बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अगर हम ये वाला साल छोड़ दें, इसमें कई और फैक्टर हैं, लेकिन वैसे हमारा जीडीपी जनरली 6-7% तो करता है, जो कि काफी अच्छा है। तो हम चुका देंगे, ये वर्ल्ड बैंक को वो रहता है, क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। तो इसलिए हमें लोन मिल जाता है, क्योंकि हम आसानी से उसे चुका देंगे। अब वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आता कहां से है लोन देने को? तो विभिन्न जो मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के, वो पैसा डालते हैं इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स रहता है, क्योंकि अमेरिका इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो ऐसी ही जो दूसरे कंट्री हैं वो भी इसमें हिस्सा रखते हैं वर्ल्ड बैंक में। ये सारे कंट्री मिला के एक पूल बना लेते हैं पैसों का और फिर उसे उधार पे देते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक करता है, यानी एक तरह से बैंक है ये और कुछ नहीं है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो
अच्छा, आईडीए एक काम और करता है, क्योंकि आईडीए बहुत ज़्यादा गरीब देशों को वो देता है लोन वगैरह, तो आईडीए उनको ग्रांट भी दे सकता है। कई बार ये कंट्री इतने ज़्यादा डेट डिस्ट्रेस में होते हैं, यानी कि इतना उधार हो जाता है इन गरीब देशों पे, तो उनको ग्रांट भी दे सकता है। ग्रांट वो होती है जो आप दे देते हैं लेकिन आप वापस नहीं लेते, तो उनकी मदद करने के लिए कई बार ग्रांट भी दे देता है। ये हम बात कर रहे हैं सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जो बहुत ही गरीब देश हैं, अति गरीब, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है आईबीआरडी और आईडीए में। अब वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, आपको याद रखनी है 3 रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम डूइंग बिजनेस बोलते हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और दूसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वाली रिपोर्ट जो है इसे बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक की फ्लैगशिप मतलब होता है मेन, सबसे मुख्य। तो सबसे मुख्य रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। और यहां पे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है, ये इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वहां पे फोटो खींची हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के नीचे क्या लिखा है, आईबीआरडी और आईडीए, क्योंकि आईबीआरडी और आईडीए से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। चलिए अब हम आते हैं आईएफपीआरआई पे, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम से पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान। तो खाद्य नीतियां बनाना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 यानी कि पॉवर्टी को कम करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 यानी हंगर, भुखमरी को कम करना। तो ये काम करता है ये हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देता है ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और ये 1975 में बना था। अब बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। WEF जो है इसका हेडक्वार्टर कोलोनी नाम की जगह पे है, और कोलोनी जनेवा में है। तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कई बार आपको ऑप्शन में कोलोनी मिलेगा, कई बार आपको जनेवा मिलेगा, बात एक ही है। जनेवा के अंदर भी कौन सी जगह है, कोलोनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये बहुत सारे कंट्रीज की मदद करता है, बहुत सारी। बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है ये समझो पहले। ये एक मंच है, ये कोई लोन नहीं देता, ये कुछ नहीं, ये अपनी रिपोर्ट्स देता है, बहुत इंटेलिजेंट वेल एनालाइज्ड रिपोर्ट देता है, जिनकी मदद से फिर कंट्रीज अपनी नीतियां बनाते हैं। तो इसकी तो बहुत सारी रिपोर्ट है, जैसे सबसे पहले ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। फिर है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कंट्रीज को कंपेयर करता है कि किसका ट्रैवल एंड टूरिज्म, पर्यटन जो सेक्टर है वो कितना अच्छा कर रहा है, उसकी प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट देता है। तो ये कंपेटिटिव रिपोर्ट जब मिलती है कंट्रीज को तो उन्हें पता चलता है हम कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, कहाँ हमें काम करना है, उस पर ये नीतियां बनाते हैं देश। फिर है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, यानी सूचना प्रौद्योगिकी की रिपोर्ट देता है ये ग्लोबल, और ये सारे काम ग्लोबल करता है, कोई 1-2 कंट्रीज के लिए नहीं करता। नाम ही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, यानी कि कौन सा देश है जो परंपरागत जो तरीके थे एनर्जी के उनसे अब गैर परंपरागत तरीकों की तरफ बढ़ रहा है, वो बताती है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। फिर है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कौन सा देश वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें कितना अच्छा कर रहा है। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स आपने सुना होगा, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, तो वो इसी रिपोर्ट में आता है। और जैसे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स सुना होगा, वो इस रिपोर्ट में आता है। तो रिपोर्ट से ही इंडेक्स निकलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कंट्रीज को आपस में कंपेयर किया जाता है और सबसे अच्छा कौन सा है तो इंडेक्स में वो नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए वो मदद लेता है येल यूनिवर्सिटी की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, पर देता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और मैं आपको दिखा भी देता हूं जिससे आपको अच्छा याद हो जाए। तो मैंने आपसे बात की थी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट की, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। फिर है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। फिर है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। उसके बाद है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को भी ना भूलें हम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं IMF पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कई बार लोग पूछते हैं वर्ल्ड बैंक में और IMF में क्या फर्क है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं दोनों बने थे ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत बने थे, एक साथ ही बने थे लगभग, दोनों में फर्क क्या है। देखो दोनों का काम अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक का काम है गरीबी मिटाना, मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव बता दिए 2030 तक, गरीबी मिटाना, और जो गरीब लोग हैं 40% उनका थोड़ा बहुत इनकम बढ़ाना। IMF कंप्लीटली डिफरेंट है। IMF क्या करता है, IMF का मेन काम है कंट्रीज के बीच में
मॉनेटरी कॉपरेशन यानी पैसों को लेकर समन्वय। दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है उनकी मुद्राओं का, उसको स्टेबलाइज करना। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, उसको बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो विभिन्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, और गरीबी कम करना भी इसका एक लक्ष्य है, लेकिन वो मेन नहीं है। मेन है देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना, मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ाना, यानी पूंजी को लेकर जो भी सहयोग है, समन्वय है, सामंजस्य है देशों के बीच में, उसको स्थापित करना। यह काम करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कई बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक काम और करता है, अगर कोई कंट्री बिल्कुल बुरी तरह से दिवालिया हो गया है तो फिर उसको बेल आउट भी कर सकता है। बेल आउट मतलब यह है कि उसको एक बार पैसा दे देगा कि जिससे वो उधार चुका सके। कई बार कई कंट्री होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो बुरी हालत थी तो आईएमएफ के पास पहुंच गया कि भाई मुझे पैसा दे दो, तो आईएमएफ ने उसे दे दिया। तो कई बार आईएमएफ ये काम भी करता है कि वो कंट्रीज को जो उधार है, बहुत ज्यादा उधार जब देशों पे हो जाता है तो उनको वो बेल आउट दे सकता है। तो ये काम होता है आईएमएफ का। तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो 3 है सबसे इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये हर एग्जाम में आती है ऑलमोस्ट, कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किसकी रिपोर्ट है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। उसी का छोटा भाई है जिसे बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबल क्या होता है? वैश्विक, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक आउटलुक पूरी दुनिया का बता रहा है वो। इकोनॉमिक आउटलुक मतलब पूरी दुनिया का आर्थिक इस वक्त क्या तस्वीर है। और रीजनल मतलब क्या है? रीजन के हिसाब से, जैसे अब यहां ये वाली जो है ये सब सहारन अफ्रीका की बता रहा है, ऐसे ही एशिया की बताएगा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बताएगा। तो एक होता है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जिसमें एक छोटा सा क्षेत्र होता है, और एक होता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। दोनों हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। फिर इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हर साल आती है ये, इनफैक्ट साल में 2 बार आती है कई बार। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ये है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या करता है? इसका काम भी वही है कि विकास करो, गरीबी मिटाओ, इनइक्वालिटी यानी असमानता को कम करो, विभिन्न देशों में उनका सतत विकास करो, कैपेसिटी बिल्ड करो, वो सब काम है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये बना था 1965 में, और इसकी 3 रिपोर्ट है। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम जिसके पास धन कम है वो गरीब है। ठीक है, पॉवर्टी को देखने के बहुत अलग तरीके भी होते हैं, जैसे एजुकेशन कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है वहां पे जहां पे लोग रहते हैं। मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी, राइट, कि स्किल, कई बार आदमी पढ़ा लिखा होता है, स्किल नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, बहुत सारे चीजों से मिलकर बनता है, कंपोजिट इंडेक्स होता है एक। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यूएनडीपी देता है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी। जेंडर इनइक्वालिटी अलग है, जेंडर गैप अलग है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जेंडर गैप अलग है, जेंडर गैप रिपोर्ट देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट देता है यूएनडीपी। तो नाम मिलते जुलते हो सकते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है। मैं आपको रिपोर्ट इसकी 3 एक बार फिर से बता देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट और जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये तीनों हैं यूएनडीपी। अब बात करते हैं एफएटीएफ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका क्या काम है? इसका काम यह है ये चेक करना कि कोई देश पैसों की धांधली तो नहीं कर रहा। पैसों की धांधली मतलब ये होता है जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है वैसे? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो इलीगल मनी है, जो अवैध मनी है, उसको वैध बनाना, यानी कि लीगल बनाना, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, क्योंकि जब पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो वही पैसा आतंकवाद को फाइनेंस करने के काम आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी तो आतंकवादी जो है वो पैसे कहां से लाएंगे अटैक करने के लिए? तो ये काम होता है एफएटीएफ का। और अगर कोई कंट्री ऐसा पाया जाता है तो फिर उसको वो पहले ग्रे लिस्ट में डालता है, फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अगर ब्लैक लिस्ट में एक बार कंट्री आ गया तो समझ लीजिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। ना तो वो लोन ले पाएगा, ना वर्ल्ड बैंक से, ना आईएमएफ से, कोई देश उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। तो ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब है कि कंट्री पे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अंकुश लगाए जाते हैं। ग्रे लिस्ट में भी अंकुश होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने ब्लैक लिस्ट में होते हैं। तो जो एफएटीएफ है ये अपनी रिपोर्ट देता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यहां पे जो आप देख सकते हैं, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग थ्रेट असेसमेंट। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का भी देख लेते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो साल में आती हैं वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल कैसे देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सिर्फ इंडिया का है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? आईएमएफ।
क्लियर? यहां पे देखो मैंने आपको दिखाया था, ये है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर मैं इसमें ग्लोबल हटा दूं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो भारत की है वो देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हर साल एक रिपोर्ट आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह बताता है कि भारत में जो बैंकिंग है उसकी दिशा क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं और क्या डेवलपमेंट है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। यह रिपोर्ट हर साल आती है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने के बाद आती है, बाई मंथली होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति, द्विमासिक मौद्रिक नीति। और क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। भारत में जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो कितना उधार दे रहे हैं और कितना वो डिपॉजिट ले रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट आती है क्वार्टरली, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में। तो ये 4 रिपोर्ट आती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक ही रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, यानी एशिया के जो देश हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या दिशा है, कौन सा कंट्री कितना अच्छा कर रहा है, बस ये आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, बस। फिर है भारत की एक और रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखो हर 2 साल के बाद पता चलता है हमारे वन जो हैं उनकी क्या स्थिति है। 2017 में आई, फिर 2019 में आई, अब 2021 में आएगी। तो हमारे जो वन हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, उनकी क्या इस वक्त स्थिति है। फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है या घट रहा है, मैंग्रोव कवर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हाई डेंसिटी फॉरेस्ट, जो मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट हैं उनका क्या चल रहा है, ठीक है, जो हमारे पीट फॉरेस्ट है उनका क्या हाल है। जो मतलब बहुत अलग अलग तरह के फॉरेस्ट कंपेयर किए जाते हैं, फॉरेस्ट परसेंटेज बताया जाता है, किस राज्य में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब आता है। और इस रिपोर्ट को कौन देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारा मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, उसके अधीन काम करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और वो देता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक जर्मनी की कंपनी है जिसको बोलते हैं जर्मन वॉच, संगठन है जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच निकालता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका हेडक्वार्टर जर्मन वॉच का बोन नाम की जगह पे है जर्मनी में, और यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज किस कंट्री को कितना प्रभावित कर रहा है और एक देश ने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। यह जो रिपोर्ट है इससे एक काम और होता है कि अगर कोई कंट्री कोई राजनीति करता है कि देखो हमने तो जलवायु परिवर्तन के लिए ये सब काम किए, तो उसमें पारदर्शिता भी आती है, क्योंकि जर्मन वॉच एक निष्पक्ष संगठन है जो कंट्रीज की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब बात करते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। IAEA का हेडक्वार्टर वियना में है और यह 2 रिपोर्ट निकालता है। IAEA का काम क्या है? इसका काम यह है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल सिविल सप्लाईज के लिए हो, मिलिट्री के लिए ना हो, यानी कोई कंट्री न्यूक्लियर बम ना बना ले। तो उस पर नजर रखता है कंट्रीज पे कि कौन सा कंट्री न्यूक्लियर ईंधन खरीद रहा है, उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और वो सब काम करता है IAEA, यानी कि पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का, पीसफुल, शांतिप्रद। तो 2 रिपोर्ट निकालता है ये हर साल। एक है टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट, ये है टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू बताती है कि नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही है, नए नए नवाचार हो रहे हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं, तो वो सब बताता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। अब बात करते हैं WWF। ये WWF वो रेसलिंग वाला नहीं है, उसका तो नाम भी है वैसे WWE हो गया था बाद में। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करता है, हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए काम करता है। तो इनकी 2 रिपोर्ट आती हैं, एक है द एनर्जी रिपोर्ट और दूसरी है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। एग्जाम में जो ज्यादा आती है वो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट बहुत पूछते हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। वैसे तो अभी तक मैंने जितनी भी रिपोर्ट बताई है सारी की सारी आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट उनमें से एक है। और WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड नाम की जगह पे, जो स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड में ही हेडक्वार्टर है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब बात करते हैं IEA की। तो मिलते जुलते नाम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर वियना में था, लेकिन अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा। IAEA में से आप ए निकाल दो तो बन गया IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक यानी पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर क्या चल रहा है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। और इसी का छोटा भाई साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान कंट्रीज है उनको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो है वहां क्या चल रहा है एनर्जी को लेके, तो साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक मतलब एनर्जी आउटलुक का काम वो IEA का है, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो वैश्विक हो।
अब हम बात करते हैं ओपेक। ओपेक हर साल एक रिपोर्ट निकालता है बस अपनी, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, यानी तेल को लेके दुनिया में क्या चल रहा है, सारी चीज इसमें होती है। तेल का उत्पादन कितना हुआ, तेल के दाम कैसे जा रहे हैं, तेल के बारे में सब कुछ, क्रूड ऑयल वगैरह के बारे में सब कुछ इसमें होता है। तेल बेचने वाले जो संगठन हैं वो इस रिपोर्ट को निकालते हैं हर साल। इसका नाम है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। और ओपेक वो संगठन है, तेल बेचने वालों का जो देशों का समूह है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिर है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट से पता चलता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है। तो हम पढ़ते हैं ना कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो इसी रिपोर्ट में आता है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, इसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन में है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। अब हमने भारत का तो देख लिया था, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, लेकिन पूरी दुनिया के जंगलों का क्या, कि भाई अमेजोन के जंगलों का क्या, कोंगो में जो जंगल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कोंगो में, उनका क्या, अमेजोन में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनका क्या, राइट, अल्पाइन फॉरेस्ट जो है उनका क्या। तो दुनिया के कंट्रीज को आपस में कंपेयर करता है। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। ये रिपोर्ट आती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। और आपको बता दूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो भी है, ध्येय वाक्य, जिसको बोलते हैं फिएट पानीस। फिएट पानीस मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कोई भूखा ना रहे, सबके लिए ब्रेड हो। यहां पे ब्रेड मतलब वो ब्रेड नहीं है डबल रोटी जो हम खाते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ब्रेड मतलब होता है भोजन, ठीक है, सबके लिए रोटी हो, सबके लिए ब्रेड हो। तो फिएट पानीस कहा जाता है लैटिन भाषा में। ये लैटिन भाषा है, फिएट पानीस यानी लेट देयर बी ब्रेड। अब हम बात करते हैं आईयूसीएन। देखो, आईयूसीएन की दो बुक होती हैं, एक होती है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में वो जानवर रखे जाते हैं और वो पौधे रखे जाते हैं जो खतरे में हैं। इसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। जो किताब है उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, और जो लिस्ट है उसे बोलते हैं रेड लिस्ट। अब इसमें बहुत सारे जानवर हैं, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यानी गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है, कोई वल्नरेबल है, कोई संवेदनशील है, कोई पहले से लुप्त हो चुका है, कोई एक्सटेंट इन द वाइल्ड है, कोई लीस्ट कंसर्न यानी अभी उतनी दिक्कत नहीं है, कोई उस तरह के जानवर। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेड डेटा जो होता है वो रेड लिस्ट में आता है और वो रेड डेटा बुक बोलते हैं। और एक होती है ग्रीन बुक। रेड बुक और ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या है, जो खतरे में नहीं है। खतरे में कौन नहीं होगा, जो प्रोटेक्टेड होगा, कंजर्व्ड होगा। तो हर देश के प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्व्ड एरिया यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व या जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जो होते हैं ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। तो प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज हर देश के ग्रीन लिस्ट में होते हैं, और रेड लिस्ट में वो जानवर होते हैं जो खतरे में होते हैं। जानवर ही नहीं, पौधे भी, दोनों रखे जाते हैं रेड लिस्ट में। तो आईयूसीएन बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड नाम की जगह पे है जो स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था है, पेरिस में बेस्ड है ये, फ्रांस में, और ये देता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो बताता है किस देश में जो प्रेस है वो कितनी ज्यादा फ्री है, ठीक है ना, वो बताता है। तो ये देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फिर बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई आर्थिक स्वतंत्रता किस देश को कितनी है। तो एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन सा संगठन देता है। संगठन का नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और ये अकेले नहीं देता, इनका साथ देता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक न्यूज़पेपर है अमेरिका में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो हेरिटेज फाउंडेशन देता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को देता है यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी एक केंद्र है जिसको बोलते हैं जीआईपीसी यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। आप यहां पे देख सकते हैं रिपोर्ट के ऊपर भी लिखा है जीआईपीसी। जीआईपीसी क्या है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को देता है यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स का जीआईपीसी यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगर आपको सिर्फ यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स पता है उतना भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको जीआईपीसी नहीं आता, ऑप्शन जो मैंने देखे उनमें यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स मुझे मिला। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, खास तौर पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन से देश में कितना एफडीआई आ रहा है, कितना प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश आ रहा है,
कौन सा देश कहां कितना इन्वेस्ट कर रहा है, पूरी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको देता है यूएनसीटीएडी। और ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहेगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन देता है, ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूटीओ, अब आपको लगेगा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो यही करता होगा, फिर ऑप्शन रहेगा यूएनसीटीएडी, ये आपने शायद सुना नहीं होगा, फिर कोई और रहेगा, फिर रहेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको लगेगा भाई ये भी हो सकता है, फिर रहेगा वर्ल्ड बैंक, आपको लगेगा ये भी हो सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये वीडियो उतना आसान नहीं है, ये रिपोर्ट्स याद करने उतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके नाम काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और एक जैसे लगते हैं। तो इनको इसलिए मैंने फोटो भी डाली है ढूंढ ढूंढ के, तो सारी मुझे लेटेस्ट तो नहीं मिली, जैसे ये 2019 की मिली, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये करंट अफेयर का वीडियो नहीं है, लेकिन फोटो से फिर भी आपको काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन देता है, यूएनसीटीएडी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यूएनसीटीएडी और डब्ल्यूटीओ में क्या फर्क है? देखो, डब्ल्यूटीओ एक नियामक है, एक रेगुलेटर है, ठीक है ना, जो देखता है रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और सारे कंट्रीज के बीच में फेयर ट्रेड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेयर तरीके से होना चाहिए। और यूएनसीटीएडी जनरल है, देशों के बीच में हमें व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए है यूएनसीटीएडी। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट देता है यूएनसीटीएडी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हर साल आती हैं रिपोर्ट्स, और हर साल आती हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नायरोबी में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये 3 रिपोर्ट देता है। सबसे पहली रिपोर्ट है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, कि एयर क्वालिटी कैसी है कंट्रीज में, एयर क्वालिटी के लिए वही सब जो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस कंट्री में एयर क्वालिटी खराब हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं, वो सब। दूसरी है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जीईसी। और तीसरी है एमिशंस गैप रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो ये 3 रिपोर्ट हर साल आती हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। अब हम बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की देखो वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बस ये दो इतना आसान कर दिया आपके लिए, बस ये 2 रिपोर्ट आपको याद रखनी है। पहली है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, क्योंकि यूनेस्को बना किस लिए, पहले आप ये समझो, यूनेस्को एजुकेशन के लिए बना है और साइंस के लिए बना है और कल्चर के लिए बना है, बस। तो यूनेस्को की जो सबसे फेमस रिपोर्ट है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यानी पूरे विश्व में किस देश में शिक्षा कैसी चल रही है उसको मॉनिटर करता है, लगातार नजर रखता है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और दूसरी है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब जेंडर पैरिटी इंडेक्स अलग है, जेंडर गैप इंडेक्स अलग है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अलग है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग संगठन देते हैं, चाहे तीनों का मतलब एक ही हो, ठीक है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। और यूनेस्को की एक साइंस रिपोर्ट भी आती है हर साल, ये है साइंस रिपोर्ट। तो ये है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी यूएनएफपीए, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये रिपोर्ट देता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यानी किस देश की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, कहां जा रही है, क्या चल रहा है, किस देश की पॉपुलेशन कम हो रही है, किस तरह का ग्राफ आ रहा है, कई देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उस देश में यंग लोग ज्यादा हैं कि बूढ़े ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स होते हैं वो करता है यूएनपीएफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। इसको देता है यूएन हैबिटेट, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी में है, यूएनईपी के साथ साथ। तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट देता है, इसमें अर्बनाइजेशन के बारे में बात होती है, इसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होती है, ग्राम से गांव छोड़ के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उसके बारे में बात होती है, हमारे शहर किस तरह से बसेंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, किस तरह से क्या होगा, वो सारी बातें इसके अंदर होती है। टाउन प्लानिंग की बात होती है इसमें, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है इसमें। तो ये है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। देखो यूनिसेफ आप जानते हैं, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, हर साल बताता है दुनिया में बच्चों का क्या हाल है, बच्चों को कोई रोग तो नहीं हो रहे, बच्चों की क्या कंडीशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी चल रही है, बच्चों में मातृ मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर कितनी चल रही है, ठीक है, बच्चों को कौन से रोग हैं जो सता रहे हैं। तो वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट बताता है, और ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है, उनकी एजुकेशन में क्या चल रहा है। जैसे अब ये रिपोर्ट देखिए, ये 2017 की रिपोर्ट है, इसमें बता रहे हैं कि भाई बच्चे आजकल डिजिटल में जा रहे हैं, तो उसके पूरे एनालिसिस करेगा कि बच्चे डिजिटल में जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे और वो सब। तो यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसकी रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट। अब बात करते हैं यूनिडो की। यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो।
अगेन इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए काम करता है पूरी दुनिया में, और इसकी रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। नेक्स्ट अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओडीसी। ये ड्रग्स को रोकता है, अपराध को रोकता है, क्राइम को रोकता है। ड्रग्स आप समझते हैं, ड्रग्स का जो अवैध व्यापार होता है, नारकोटिक्स जिसे कहा जाता है, नारकोटिक्स, भारत में भी है नारकोटिक्स ब्यूरो जो ड्रग का अवैध व्यापार रोकता है। तो यूएनओडीसी बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, और तीन रिपोर्ट आती हैं इनकी, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ट्रैफिकिंग मतलब होता है मानव तस्करी। छोटे छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह अगवा करके ले लिया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है पूरी जिंदगी। मानव तस्करी महिलाओं की भी होती है, उनसे फिर प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है महिलाओं से, या उनसे दूसरी स्लेवरी करवाई जाती है। उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, मानवाधिकारों का हनन होता है, उनसे कई तरह के और काम करवाए जाते हैं। तो वो है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट, वो आती है हर साल। ये रिपोर्ट है यूएनओडीसी की। दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट अपने नॉर्मल रिपोर्ट है, ड्रग्स के बारे में है, मेडिसिन के बारे में है। ड्रग वर्ड एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, ड्रग मतलब दवाई को ही बोलते हैं, लेकिन ड्रग्स का जो अवैध व्यापार है, ठीक है ना, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग लेना, एडिक्ट बन जाना, वो सब। और वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट भी आती है इनकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो ये भी यूएनओडीसी की आती है। वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो हैं, जो जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह तस्करी, कई बार जानवरों को इसलिए मारा जाता है कि उनके कुछ अंगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, जैसे पेंगोलिन है, या हाथी के दांत हैं, या ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्रोकोडाइल के स्केल्स हैं कई बार, ठीक है ना, तो इन सबको मारा जाता है। कई बार जो लायन है या जो टाइगर है उसकी चमड़ा है उसका, ये सब, तो उनकी पूरी नज़र रखता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। अब बात करते हैं यूएनआईएसडीआर, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी संयुक्त राष्ट्र की वो शाखा जो आपदा न्यूनीकरण के लिए काम करती है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब होता है आपदा प्रबंधन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इनकी रिपोर्ट आती है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है ओईसीडी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ओईसीडी। तो ओईसीडी एक रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट नहीं है एक्चुअली, एक टेस्ट होता है, पीसा टेस्ट, और भारत भी अब पीसा टेस्ट को करेगा। भारत पीसा टेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि पीसा टेस्ट में हमारे बच्चे पास नहीं हो पाते थे, तो भारत को लगता था हमारे साथ एक भेदभाव हो रहा है। लेकिन सच्चाई है कि हमारे स्कूलों का स्तर इतना नहीं है अभी कि वो पीसा टेस्ट बच्चे पास कर सकें। तो पीसा टेस्ट ये बताता है किसी देश में जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर कितना है। तो पीसा टेस्ट अब भारत भी देगा, याद रखिए, पीसा टेस्ट भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। तो पीसा टेस्ट कौन करवाता है? ओईसीडी। ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और पीसा को बोलते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है ये आईटीयू। तो आईटीयू दो इंडेक्स देता है, एक तो आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स और एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये साइबर सिक्योरिटी पे नजर रखता है, कोई हैकिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कोई वायरस वगैरह तो नहीं हो रहे, और हमारी संचार व्यवस्था क्या है। आईसीटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी संचार तकनीक और इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसारण, उन सब पे नजर रखता है। तो ये काम होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। फिर है यूएनडीईएसए। यूएनडीईएसए क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यानी डीईएसए। ये रिपोर्ट निकालता है हर 5 साल में एक बार, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट। तो ये 2015 में आई थी, फिर 2019 में आई थी। 5 साल में रिपोर्ट आती है, दुनिया की महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आती है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो ये है यूएनडीईएसए की रिपोर्ट, और ये न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी में है। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये 2 इंडेक्स निकालता है, एक तो ग्लोबल पीस इंडेक्स और एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, नाम से पता चल रहा है ये इंडेक्स किस बारे में है। तो ये सिडनी में है। और आखिर में वीडियो खत्म करने से पहले नीति आयोग को भी याद कर लेते हैं। हम कहीं नीति आयोग को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है। देखिए, प्लानिंग कमीशन ही है ये, और कुछ नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो था उसी का नाम पलट के फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग रख दिया। तो नीति आयोग सरकार की नीतियां बनाता है, सरकार की मदद करता है नीतियां बनाने में, डिसीजन लेने में, और स्टेट्स के साथ भी डेटा शेयर करता है। तो ये कई सारे इंडेक्स करवा रहा है आजकल, जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में वो स्टेट्स को रैंक भी करता है, जिससे राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल केरला नंबर 1 है, या यूपी नंबर 1 है, या हरियाणा नंबर 1 है, इस तरह से वो रैंकिंग भी देता है।
तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बताता है स्कूली शिक्षा का स्तर कैसा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी भारत का कौन सा राज्य है जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में सबसे आगे चल रहा है, वो बताता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। फिर है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, किस राज्य में जल प्रबंधन कितना अच्छा है, वो बताता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। पानी की शॉर्टेज तो नहीं हो रही, भूजल स्तर कितना है, भूजल को प्रबंधन के लिए हम क्या करें, वो सब। फिर स्टेट हेल्थ इंडेक्स, किस राज्य में हेल्थ केयर कितना अच्छा है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स और स्टेट एनर्जी इंडेक्स, तो ये सारे के सारे इंडेक्स करवाता है नीति आयोग। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2014 में आया था। इनमें से कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ऑप्शन काफी क्लोज रहेंगे, आपको लगेगा ये भी है ये भी। जैसे अब ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक, तो इतना आसान नहीं है। अगले ही साल यानी यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसकी है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसकी है? ये है वर्ल्ड बैंक की। क्लियर? और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और सुनने में कितना एक जैसा लगता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन बिल्कुल अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बाय ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक। ये स्टैटिक था, करंट के तो हम लाते ही रहते हैं हर 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी कोई नए सूचकांक की लिस्ट आती है बदलते रहते हैं, तो वो तो हम लाते ही रहते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखने के बाद आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो देखते रहिए स्टैटिक जीके स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।